गुड इवनिंग। आप लोग को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। चलिए आज का आपका क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। आप लोग जल्दी से जितने भी बच्चे हैं शेयर कर दें ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उससे पहले हम लोग कुछ सीख लेते हैं कि आज क्या मोटिवेशनल थॉट है। आज का जो थॉट है उसको देखिए। थॉट है कि सफलता कभी भी बॉडी हाइट और यहाँ जो आप लोग को पता होगा कि कभी लुक देख करके कभी आपका क्या है तो सफलता नहीं मिलती है। याद रखिएगा, सफलता कभी भी बॉडी हाइट और लुक्स पर निर्भर नहीं होती, यह केवल हमारे ज्ञान और बुद्धि पर निर्भर होती है। याद रखिएगा, कभी भी सफलता आपके लुक्स और हाइट और बॉडी पर निर्भर नहीं करेगी। आप लोग जितना मेहनत करिएगा उतना आपका क्या होगा, सफलता निर्भर करेगी। आपके मेहनत पर निर्भर करती है, आपके ज्ञान और आपके बुद्धि पर निर्भर करती है। तो चलिए इसी जोश और जज्बा के साथ हम लोग इस एनर्जी के साथ आज का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, और निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा कि निम्न में से बायोगैस ईंधन स्रोत नहीं है। गुड इवनिंग कंचन राज, संगज पासवान, गुड इवनिंग। सभी का गुड इवनिंग। आप लोग जल्दी से शेयर कर दें ताकि और जो बच्चे छूटे हुए हैं वो आ जाएं। जितने भी हो, ठंड लग रही है इसलिए हम लोग बांध लिए हैं कान में। चलिए ज्योति कुमारी गुड इवनिंग। चलिए क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम लोग, जितने भी बच्चे हैं शेयर कर देंगे। यहाँ देखिए, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा कि कौन नहीं है। आपका पहला ऑप्शन है लकड़ी, बी ऑप्शन है गोबर गैस, सी है नाभिकीय ऊर्जा, डी है कोयला। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे कि इसमें बायोगैस ईंधन नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर नाभिकीय ऊर्जा होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसका, लेकिन हम लोग आंसर देखेंगे। इसका सही आंसर नाभिकीय ऊर्जा होता है, ऑप्शन सी है। अब चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तर गैस है। ऑप्शन ए है O2, ऑप्शन बी है NH3 यानी कि अमोनिया, सी है CO2, डी है N2। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन 2 का आंसर आप लोग देंगे। जी हाँ, संगज राज हैं, संगज पासवान है, फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दिए हैं। बहुत बढ़िया जी। गुड इवनिंग राहुल। ज्योति कुमारी 2 का सी, रविरंजन कुमार 2 का सी है। बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आंसर करेंगे और लोग हैं उनको जोड़ लेंगे आपस में ताकि हम लोग मिलजुल करके पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। चलिए रविरंजन कुमार है, रविकांत कुमार 2 का सी है। बहुत बढ़िया। जल्दी से आप लोग बतलाइए। नीशु कुमारी 2 का सी है, कंचन राज 2 का सी है। चलिए जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आप लोग जोड़ लेंगे एक दूसरे को। मेरा बांधा हुआ ठीक लग रहा है या नहीं, ये भी कमेंट करके बताइए। या ऐसा ही ठीक हूँ लेकिन ठंड लग जाएगी। बांध ही लेता हूँ। लेकिन ठीक से हमको बांधने नहीं आता।
चलिए राहुल कुमार 2 का सी बोल रहे हैं जी। रवि रंजन नो सर। अरे यार ठंडा लग जाएगा ना। आप लोग तो घर पर कमल तान कर बैठे हुए हो। सत्या भाई 2 का सी है, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं बुआ आप लोग का मैराथन क्लास जो है। चलिए तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका आंसर देखेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन सी CO2। याद रखिएगा ऑप्शन सी है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा मदद करता है। अगर वह नहीं होगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। याद रखिएगा सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन, बी है नाभिकीय विखंडन, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिएगा। आप लोग अगर एनर्जी से लवरेज हैं तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे। रंजीत कुमार पटेल सी, योगेंद्र कुमार जी सर जी। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग ये आंसर करेंगे। जितने भी लोग हैं जल्दी से 3 का सी, ज्योति कुमारी। चलिए इसका आंसर सही करेंगे आप लोग। जो आपका सूर्य है और अन्य तारे की बात करता है उसका विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है आप लोग जानते होंगे। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या दोनों इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं कि जो सूर्य होता है वो नाभिकीय संलयन पर निर्भर करता है। उसका जो ऊर्जा का स्रोत होता है वह नाभिकीय संलयन होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और क्या होता है हीलियम का मिश्रण होता है और प्लस में ऑक्सीजन रहता है, तभी ये क्या होता है सूर्य लगातार जल रहा है। संलयन का मतलब आपस में संयोग करता है, विखंडन का मतलब बट जाना होता है। इसका विखंडन का मतलब आप लोग जानते हैं कि विखंडन किस, जो आपका एटम बम होते हैं, बम जो आप लोग जानते हैं बम क्या होता है, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और सूर्य तारे जो होते हैं वह क्या होते हैं, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। याद रखिएगा इसका सही आंसर नाभिकीय संलयन होगा। जो सूर्य होगा, जो सूर्य है उसका जो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ऊर्जा उत्पन्न करता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। जी हाँ, याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है लोहे का छड़, बी है स्टील का छड़, सी है कैडमियम का छड़ और डी है एल्युमिनियम का छड़। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बतलाइएगा। बांध लिए संगत जी। चलिए आप लोग जल्दी से इसका आंसर बतलाइएगा। तो याद रखिए नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम का छड़ का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। जी हाँ, याद रखिए नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा क्या होता है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या तो आपका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या तो डी है 10 किलो इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो यह इसका जो सही आंसर होगा आप लोग जानते हैं, तो बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए नीशु कुमारी 10 का सी, रविकांत संगज पासवान बहुत बढ़िया 5 का सी, ज्योति कुमारी ऑप्शन आप लोग दिख रहा है, तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे।
चलिए तो इसका सही आंसर होगा जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? जल्दी से आप लोग बतलाइएगा ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या होता है? कोयला है, बिजली है, सूर्य है या परमाणु बम है? जल्दी से इसका आंसर करेंगे कमेंट में। अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग जल्दी से शेयर भी कर दें। चलिए तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि क्या होगा, तो इसका सही आंसर सूर्य है, याद रखिएगा। सूर्य जो है वो वह सबसे विशाल एनर्जी का है तो स्रोत है, याद रखिएगा। ऊर्जा का सबसे अधिकतम प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत कौन है? तो वह सूर्य होता है। सूर्य आपको जानते हैं कि बहुत सारे एनर्जी देते हैं, लगभग 4 × 10⁻24 जूल प्रति सेकंड की दर से आपको कहा देता है, तो यह ऊर्जा दे रहा है हमारे को। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको तुरंत भर में नष्ट कर देते हैं, याद रखिएगा। आप लोग कोई इसका फ्री का जो ऊर्जा मिलता है उसको कोई यूज नहीं करते हैं। आप लोग फ्री का ज्ञान आप लोगों को लगता है कि क्या है, बेकार है। जैसा कि यहाँ पर ही देख लिया जाए कि आपको पैसा नहीं लग रहा है तो आप लोग क्या है तो देख भी नहीं रहे हैं इस YouTube चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि सूर्य है। अब चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। जी हाँ, याद रखिएगा। जो बॉक्स नुमा जो सौर कुकर होता है, सौर कुकर आप लोग जानते हो कि एक बक्से में बंद होता है सौर कुकर। तो सौर कुकर का जो आपका अंदर का जो 3 से 4 घंटा में अंदर का टेम्परेचर कितना हो जाता है, तापमान कितना हो जाता है, आप लोग जल्दी से बतलाएगा। ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन बी है 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन सी है 140 से 200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 200 डिग्री से 1000 डिग्री सेल्सियस तक। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बतलाइएगा। आपका क्वेश्चन 7 है। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से शेयर करेंगे। योगेंद्र कुमार 7 का बी, रविकांत कुमार 7 का ए, ज्योति कुमारी 7 का बी, कंचन 7 का डी। चलिए जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर 100 डिग्री से 140 डिग्री के बीच हो जाता है उस बक्सा का टेम्परेचर। इसके कारण क्या होता है कि उसमें जो रखा हुआ भोजन पदार्थ होता है वह जल्दी पक जाता है तापमान के कारण। अब चलिए अगला जो प्रश्न है उसको जानते हैं। इसका सही आंसर आप लोग जान गए कि 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अगला जो है क्वेश्चन है पवनों का देश कहा जाता है। जी हाँ, पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का मतलब क्या है? हवा। पवन का मतलब जो होता है वह क्या होता है? हवा होता है, याद रखिएगा। पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन ए है भारत, बी है फिनलैंड, सी है डेनमार्क और डी है अमेरिका। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, तो जल्दी से आप लोग बतलाइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए 8 का सी, कंचन राज बताएं जी। योगेंद्र कुमार 8 का सी, ज्योति न्यूसू 8 का सी। चलिए बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे हैं जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर करें और इस चैनल को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक करेंगे तभी तो आपके पास जो है मज़ा आएगा और हमें एनर्जी मिलेगी ताकि आपको बेहतर तरीक़ा से आपको क्वेश्चन डील कर सके। तो जितने भी बच्चे हैं और भी लोगों को जोड़ लें ताकि और मज़े आए। चलिए सत्या कुमार, सत्या भाई हैं 8 का सी बतलाए। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो यह होगा डेनमार्क, याद रखिएगा। जो पवनों का देश किसको कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। अब चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? जल्दी से आप लोग इसका आंसर बतलाइएगा कि पवन जो विद्युत यंत्र होता है उसमें पवनों की चाल कितना किलोमीटर प्रति आवर की होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, सी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन डी है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जल्दी से आप लोग इसका बतलाइएगा। कंचन 9 का ए है, ज्योति कुमारी 9 का बी, योगेंद्र कुमार जी सर।
चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि 15 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से अगर हवा चलेगी तो हम लोग को जो है पवन विद्युत यंत्र से हम लोग को बिजली मिलेगी, यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। अगर उससे कम होगा तो वह विद्युत धारा उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो चलिए इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जी हाँ, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है, जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। ऑप्शन ए है कोयला, बी है लकड़ी, सी है गोबर गैस और डी है ये सभी, यानी कि जो ऑप्शन है उसमें सभी ऑप्शन सही है। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। संगज पासवान 9 का 10वां नंबर प्रश्न बतलाइए आप लोग। कंचन 10 का ए। जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे जी। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं करते हैं तो मज़ा नहीं आता। रविकांत, श्रेयांश कुमार 10 का डी। चलिए तो इसका सही आंसर आप लोग बतलाइए कि क्या होगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है, इसका सही आंसर आप जानते हैं कि सभी होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होता है। तो 10 का डी आपका क्या है, तो इनमें से सभी आंसर करेक्ट है। अब चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक समान स्रोत था। याद रखिएगा, प्राचीन काल यानी कि हमसे पहले की बात की जा रही है कि उस समय ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक समान स्रोत क्या था। ऑप्शन ए है घास, बी है लकड़ी, सी है पवन और डी है बहता जल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उस समय ऊष्मा उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा था, पानी था, पवन था, लकड़ी था या घास था। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। चलिए 11 का बी, श्रेयांश बी, ज्योति बी, जितने भी पब्लिक हैं जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कंचन बी है, 19 नहीं 11 का बी, संगज कुमार, सत्या भाई 10 का ए, रोशन रॉय 10 का बी। चलिए 11 का बी बताए हैं रोशन। चलिए तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग, टाइम ज़्यादा ना लेंगे। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि उस समय का लकड़ी होगा। याद रखिएगा, उस समय लकड़ी जो था वह का था, अधिकतम का था, तो ऊष्मीय पदार्थ के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब चलिए अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। जी हाँ, ये आप लोग को कहा है तो ऑप्शन बिना देखे हुए आंसर जानना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, आप लोग जल्दी से बतलाइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए योगेंद्र, रोशन भी बहुत बढ़िया, रविकांत, कंचन 10 का ए होगा। चलिए सोनू शर्मा आए हैं जी, साहिल कुमार। चलिए इसका आंसर बतलाइए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन ए है बल, शक्ति, ऊर्जा या ईंधन। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। चलिए अब इसका आंसर हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं ना। तो चलिए इसका शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। आप लोग इसका आंसर बतलाइएगा।
कार्य करने की क्षमता को जानते हैं कि आप लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबर गैस एक प्रकार की होती है, तो क्या होती है? गोबर गैस एक प्रकार की होती है, क्या होती है? प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी या चूल्हा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बतलाइएगा। चलिए जल्दी से आप लोग बतलाइए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि गोबर गैस एक प्रकार के क्या होती है। जल्दी से आप लोग बतलाइए। प्राकृतिक गैस होता है, बायोगैस होता है, लकड़ी होता है, चूल्हा होता है। जल्दी से आप लोग इसका बतलाइएगा क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि आपको बायोगैस होगा। गोबर गैस क्या होता है? तो एक बायोगैस होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। इसका सही आंसर बी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है। ऑप्शन ए है नाभिकीय ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, सी है कोयले से प्राप्त ऊर्जा और डी है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। आप लोग जितने भी जल्दी हो सके आप लोग बतलाइएगा। जल्दी से जितने भी हो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि क्या होगा, तो सौर ऊर्जा होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। जो जैव गैस होते हैं उसमें मीथेन गैस की प्रतिशत कितनी होती है, कितनी परसेंट, कितनी मात्रा में पाई जाती है जैव गैस में, जो एक उच्चतम ईंधन माना जाता है क्योंकि उसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितना प्रतिशत? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 60, सी है 70, डी है 75। तो जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करेंगे कि ताकि हम लोग को पता चल सके। जल्दी से जितने भी हो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। चलिए 15 का डी होगा। चलिए बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि 15 का डी होगा। 75% मीथेन गैस पाई जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। तो इसका सही आंसर आप लोग जरूर करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, जीवाश्म ईंधन होता है। बिल्कुल ए आपका सही आंसर है, जीवाश्म ईंधन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जी हाँ, याद रखिएगा, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सौर ऊष्मक, बी है सौर कुकर, सी है सौर सेल और डी है विद्युत मोटर। तो जल्दी से इसका कमेंट करो ना यार आंसर। चलिए 16 का डी बता रहे हैं जी योगेंद्र कुमार, कंचन 16 का ए। 17 नंबर प्रश्न है बुआ। प्रश्न नंबर 17 बतलाइए, मैं रुकूंगा नहीं, आगे बढ़ता रहूंगा। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि क्या होगा, तो सौर सेल होगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सौर सेल। याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक उत्तम ईंधन है। जी हाँ, एक उत्तम ईंधन कौन है। ऑप्शन ए है कोयला, बी है लकड़ी, सी है पेट्रोलियम और डी है जैव गैस। तो इसका सही आंसर आप लोग बतलाइएगा। जो उत्तम जो आपका ऊर्जा का स्रोत होता है वह कौन होता है। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ऑप्शन ए है कोयला, बी है पेट्रोलियम, बी है लकड़ी, सी है पेट्रोलियम, डी है जैव गैस। तो जल्दी से आप लोग क्या करें, तो आंसर कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए बुआ, द ललन टॉप फैन पेज हैं और लालू यार, अरे बुआ लालू वहाँ किडनी उसका फेल है। चलिए यहाँ देखिए, आप लोग अपने फेरा में रहिए, इसका आंसर बतलाइए 18 का डी। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि वह क्या होगा, जैव गैस होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बुआ। अगला प्रश्न क्या होगा उसको देखिए। प्रश्न है, नरौरा नाभिकीय विद्युत यंत्र संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आप लोग बताइए कि नरौरा जो आपका है संयंत्र वह किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश और डी है गुजरात। तो जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करेंगे, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो जितने भी बच्चे हैं जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आप लोग सही आंसर कर रहे हैं जी। हाँ, नरौरा जो है आपको जानते हैं कि किस राज्य में स्थित है, आप लोग जानते हैं तो जल्दी से इसका कमेंट करेंगे। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करें। बहुत बढ़िया, चलिए आप लोग अपने काम पर ध्यान देते चलें। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि क्या होगा, तो यह होगा उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं, क्या हैं? याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन है जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के क्या हैं। तो जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन ए है नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ऑप्शन बी है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, सी है वैकल्पिक स्रोत है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। जितने भी बच्चे हैं सब कोई अपना अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि जीवाश्मी ईंधन जो होते हैं वह क्या होते हैं, नवीकरणीय होते हैं, अनवीकरणीय होते हैं, वैकल्पिक होते हैं या इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि अनवीकरणीय स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उससे पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं कि क्या है। तो यह जानते हैं आप लोग कि जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना होगा। याद रखिएगा, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखना। याद रखना है कि तुम अपने पढ़ाई में मस्त रहना है, ये नहीं कि दूसरे की बात को लेकर के हम लोग क्या करेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे, अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको गिरा देंगे। नहीं, आप लोग याद रखिएगा, जब भी आपका जो मेहनत है वह आपको लगातार करनी पड़ेगी तभी तो आपको सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर यही बात है, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना पड़ता है, ये नहीं कि आप लोग का है तो छोड़ दे, अरे मंजिल अब तो नज़दीक आ गया अब क्या पढ़ूँ। नहीं, आप लोग को पढ़ाई में लगातार बिजी रहना है तभी तो सफलता शोर मचाएगी। सफलता जितना, याद रखिएगा, जितना कठिन संघर्ष होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। आप लोग देखते हैं अगर कोई मैच आसानी से जीत जाता है उसे उतना ज़बरदस्ती आपको कहा होगा जश्न मनाने का शौक नहीं होता है, लेकिन जब लड़ करके सफलता ली जाती है तो जश्न का माहौल ही कुछ अलग हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर देखेंगे। लोगों को सिर्फ है कहना, उनको कहते रहने दो। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? याद रखिएगा, सरदार सरोवर जो बांध है वह किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, बी है सतलज नदी और सी है आपका नर्मदा और डी है ताप्ती। तो जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करेंगे कि जो सरदार सरोवर बांध है वह किस नदी पर बना है। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा इसका आंसर।
योगेंद्र कुमार बी है, संगत कुमार हैं 20 का बी, कंचन 21 का सी, ऋतिक हेलो सर। चलिए बुआ हेलो, आप लोग जुड़े हैं, आप लोग जल्दी से आप लोग शेयर करें। योगेंद्र कुमार, कंचन, ज्योति, बहुत बढ़िया। चलिए तो सरदार सरोवर जो बांध है वह किस नदी पर बांधा गया है और जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी होगा करेक्ट। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाई गई है। याद रखिएगा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है बना है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो मूर्तियां बनी है वह भारत में सबसे ऊंची मूर्ति है। भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। वो भी आपको क्या है तो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। उसकी जो कुल हाइट है वह 183 मीटर है। याद रखिएगा 183 फीट। तो ये जो बातें हैं आप लोग ध्यान रखेंगे ताकि आप लोग को आगे चल कर के कोई परेशानी ना हो। सबसे ऊंची जो मूर्ति की बात आएगी तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का याद रखिएगा नाम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा इसको देखते हैं हम लोग। क्या होगा इसका आंसर तो नर्मदा नदी होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है टिहरी बांध किस नदी पर बना है। याद रखिएगा ये सब जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि VVI है। ये कभी भी क्वेश्चन टपक सकते हैं आपके एग्जाम में। अगर आपको फिजिक्स में ना पूछे तो वहां पर आपको कहा है तो SST वाला जो प्रश्न होगा उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो टिहरी जो बांध है किस नदी पर बना है आप लोग जल्दी से बतलाइएगा। आपका पहला ऑप्शन है गंगा नदी, बी है सतलज, सी है यमुना और डी है नर्मदा। तो जल्दी से आप लोग बतलाइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। कंचन राज है 22 का ए है। चलिए तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो जो टिहरी बांध है वह का है तो आपको याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, गंगा नदी पर होगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर 23वां है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है। याद रखिएगा भारत जो है वह पवन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वह विश्व में केमा स्थान ग्रहण किया है। आपका पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपका तीसरा, सी ऑप्शन है चौथा और डी है 5वां। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। संगत पासवान डाटा ख़त्म हो गया सर जी। अरे बउआ आप लोग जल्दी से तो ख़त्म कर लेते हो, दिन भर क्या क्या करते हो मोबाइल में। चलिए बहुत बढ़िया। कंचन जी हैं 23 का डी। और बाकी बच्चे सो गए क्या। तो चलिए ठीक है। देखिए आप लोग कहते हैं कि लाइव सर जी क्लास नहीं लेते आप लोग को लेते हैं तो आप लोग सो जाते हैं, या तो डाटा ख़त्म कर लेते हैं या तो आप लोग दूसरे से चैट करने में लग जाते हैं। हद है। तो चलिए इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि कौन सा स्थान है, तो वह है ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 5वां स्थान है। अब चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा किसका आंसर क्या होगा। सौर सेल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है लोहा, बी है चांदी, सी है तांबा और डी है सिलिकॉन। तो जल्दी से इसका आंसर बतलाइएगा क्या होगा। चलिए प्रश्न नंबर 24 है। तो चलिए इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन डी होगा सही। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न है बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए है पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दृष्ट धारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा।
तो आपको जो ज्वारीय ऊर्जा है उसको रूपांतरित करता है तो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ताकि हम लोग को विद्युत आपूर्ति की जा सके। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है OTEC। जी हाँ, OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। कितना अंतर होना चाहिए तापमान में? तो 10 डिग्री सेल्सियस, बी है 15 डिग्री सेल्सियस, सी है 20 डिग्री सेल्सियस और डी है 25 डिग्री सेल्सियस। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। चलिए ऋतिक कुमार हैं, 10 का भी है। तो यहाँ देखिए आपका OTEC का मतलब क्या है? तो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। तो याद रखिएगा इसका OTEC का जो फुल फॉर्म पूछेगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर याद रखना है O का मतलब होता है ओशियन यानी कि सागरीय, और T का मतलब होता है थर्मल, और E का मतलब होता है एनर्जी, और C का मतलब होता है कन्वर्जन। तो याद रखिएगा OTEC का फुल फॉर्म मैंने बता दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा उसको देखिए, इसका सही आंसर होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि इसका जो वास्तविक गहराई इतना है तो इसका ताप का अंतर कितना होना चाहिए? तो 20 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? जी हाँ, आप लोग को सबसे पहला क्वेश्चन था, उस समय भी मैं बतलाया था जो हाइड्रोजन बम है वह किस क्रिया पर आधारित है। तो आप लोग जल्दी से बतलाइएगा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, या दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी बच्चे हैं जल्दी से इसका कमेंट करेंगे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि क्या होगा? तो यह होगा हाइड्रोजन बम होता है नाभिकीय संलयन पर होता है, बाकी जो परमाणु बम होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब चलिए तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, तारापुर जो है जो विद्युत संयंत्र है वह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु या गुजरात? तो जल्दी से इसका बतलाइएगा तभी बनेगी बात। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु या गुजरात। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, जितने भी बच्चे को चल रहा है नेट वो वह कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो महाराष्ट्र, तारापुर जो है वह महाराष्ट्र में है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आप लोग बतलाइएगा, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत यंत्र किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है गुजरात, बी है तमिलनाडु, सी है महाराष्ट्र और डी है राजस्थान। तो जल्दी से आप लोग अपने आंसर कमेंट में करेंगे। कंचन जी 29 का डी, ज्योति सी। तो जितने भी बच्चे हैं आप लोग आंसर करते जाइए ताकि गलती से ही सीख मिले। इसका सही आंसर होता है राजस्थान। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, आपको कल्पक्कम जो है नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आप लोग सही से आंसर करेंगे। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक और डी है गुजरात। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से जितने भी लोग हैं जल्दी से आप लोग बतलाइएगा कल्पक्कम कहाँ है? तो वह है तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्र 2 ही लड़का का जो है कमेंट आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है काकरापार, याद रखिएगा काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जो भी आप लोग को पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन एक आता ही आता है, गांठ बांध लो। विस्कांत कुमार, सतीश कुमार, बउआ आंसर दो।
तो सही आंसर इसका जल्दी से बतलाइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा गुजरात। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, कैगा जो विद्युत संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है। चलिए 31 का डी बतलाए हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है जी, बतलाइए। ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी है राजस्थान और डी है महाराष्ट्र। तो जल्दी से इसका आंसर बतलाइएगा आप लोग। चलिए 32 का बी कंचन राज हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि जो कैगा जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वह कर्नाटक में स्थित है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जानते ही हैं क्या कहना चाहते हैं हम। आज लगभग टाइम 9 बजने वाला है, तो दूसरी क्लास चलेगी नहीं। आप लोग खाना खा करके खुद घर पर पढ़ाई करनी पड़ेगी। आज जितने भी बच्चे हैं, रविरंजन कुमार, बहुत जल्दी है। चलिए, तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टा ग्रुप है, फेसबुक, जहां पर आप लोग चैट करते हैं, जो आपका टेलीग्राम है वहां पर भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपका जो फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा। जय हिंद। आप लोग के लिए भी शुभ रात्रि। सभी का शुभ रात्रि है जी। मैथ आज नहीं चलेगी, मैथ की क्लास। कंचन राज, अब पढ़िए कंचन राज रात भर। आप लोग पढ़ते नहीं हैं, आप लोग पर भरोसा है, देश का भविष्य आप ही लोग हैं।